के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा प्रतिदिन नियमित रूप से कुंडली प्रदेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। आज की कक्षा में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर दो कुंडली है, एक ऊपर में है, एक नीचे में है। तो नीचे वाली कुंडली जिस पर लिखा गया है कि व्यक्ति क्या करे कि सफलता प्राप्त हो। तो इस विषय वस्तु पर हम लोगों ने कल भी हल्का सा चर्चा किया था और आज भी करेंगे। और कल की ही कक्षा की तरह यह भी कक्षा अभ्यास कक्षा के तौर पर ही हम लोग पहले लेंगे, परंतु उससे पहले हम कुछ बातें कह देना चाहते हैं जिसको आप लोग बढ़िया से समझ लें एवं उसको आधार मानते हुए अपने विचार देने का प्रयास करेंगे और अन्य विषय वस्तुओं के बारे में भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। इस जातक का उम्र इस जातक का उम्र लगभग शनिदेव इनके जन्म के समय में 5 नंबर की राशि में है। अभी शनि गोचर में यहाँ पर है लगभग 4 अंशों के और इनके शनिदेव 8 अंशों के हैं। तो संभवतः कितने वर्ष इनके उम्र हो गए? 30 वर्ष से अधिक है। गुरुजी वैसे जातक की उम्र तो 47-48 साल के करीब आ रही है। ठीक। जो मैंने कैलकुलेशन किया उसके हिसाब से गुरुजी जातक का जन्म शायद 16 अगस्त 1978 का है। सुबह का समय है 8:30-9 का। हाँ जी, ये ठीक है। ठीक है। अभी हम देखा 47-48 वर्षों की उम्र में यदि इस प्रकार के प्रश्न हो तो क्या शिक्षा पढ़ कर देते? क्या तो वह पहले से जो काम कर रहा है उस कार्यों में उसे लाभ नहीं मिल पा रहा है, नुकसान हो रहा है, तब वह कार्य बदलना चाहता है, अपने कार्यों से संतुष्ट नहीं है, तभी तो वह कुंडली दिखला रहा है, तभी तो वह कुंडली दिख रहा है। इन बातों को भी हम सबों को अवलोकन करना चाहिए। तो सबसे पहले उसके कार्यों के बारे में पूछना चाहिए। यदि इस प्रकार से प्रश्न है कुंडली है तो सबसे पहले उसके कार्यों के बारे में पूछना चाहिए कि कौन सा कार्य आप कर रहे हैं, क्या वह कार्य कुंडली के अनुरूप है, क्या वह कार्य कुंडली के यदि वह कुंडली के अनुरूप कार्य नहीं कर रहा है तो ईश्वर उसका साथ जल्दी नहीं दे रहे हैं। कुछ स्थितियां ऐसी ही बनती। यदि वह कार्य कुंडली के अनुरूप कर रहा है तो यह देखा जाता है कि क्या कुंडली में दरिद्र योग कर्ज योग तो नहीं है। कुंडली में दरिद्र योग या कर्ज योग होता है तो कार्यों में दिक्कत विकास समस्याएं आती है। इन दोनों बातों को ध्यान। तीसरा, कार्यों में क्या करे कि सफलता प्राप्त हो, तो फिर इसके लिए कुंडली के चौथे भाव को अवश्य देखना चाहिए, क्योंकि मन की स्थिरता है और किसी चंचल ग्रहों का प्रभाव तो दशम भाव पर नहीं है, यह भी देखना चाहिए, क्योंकि दशम भाव कार्यों का है और दसवां भाव पर यदि चंचल ग्रहों का प्रभाव होगा तो कार्यों में चंचलता चपलता होगी ही देखने को। इन सबों को ध्यान में, तो इन सबों को ध्यान में रखते हुए अब हम आप सबों को आमंत्रित करते हैं कि जिन सदस्यों को अपने जो विचार देने हो कृपया हैंड राइज करें, ताकि हम उन्हें बातों को अपने रखने के लिए हम आमंत्रित कर सकें। और कोई एक सदस्य और दो, चलिए जयप्रकाश जी, आप ही अपनी बातों को रखें। गुरु जी प्रणाम, सभी साथी जनों को प्रणाम। गुरु जी मैंने थोड़ा इस कुंडली का अध्ययन किया बैठ के। जैसे मैंने बताया कि जातक का जन्म जब मैंने कैलकुलेशन किया तो 16 अगस्त 1978 का आ रहा है। सुबह 8:35-40 से करीब समय निकल रहा है। जातक का जो जन्म मतलब वो जातक के जो जन्म है उसमें जो है कन्या लग्न में आ रही है, कन्या राशि जो है लग्न में है, और जो है धनु राशि जो है
चंद्रमा की राशि में, जो चंद्रमा धनु राशि के अंदर है। अब अगर मैं इसको देखता हूँ कुंडली को गुरुजी, तो जैसे जो लगन का जो नक्षत्र है वो है उत्तरा फाल्गुनी। अब उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र की जो कुछ खासियत होती है, जो कुछ कह सकते हैं, थोड़ी सी कहीं ना कहीं एक चीज आती है साथ में, क्योंकि उसका जो स्वामी है सूर्य है, और इस कुंडली में अगर हम देखें हैं तो सूर्य गंडांक में है पहले से ही। तो अब देखते हैं कि जो ऐसे जातक होते हैं वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश तो बहुत करते हैं, कार्य में काफी समय भी ले लेते हैं, लेकिन फिर भी कार्य पूर्ण हो नहीं पाता उनका कहीं ना कहीं जाकर के। तो अगर मैं चलता हूँ कि जैसे लगन से मैं शुरू करता हूँ, सबसे पहले कि लगन के अंदर जो है, लगन पाप करते में तो नहीं आ रहा, ये तो है, लेकिन लगन के अंदर राहु मंगल शुक्र 3 ग्रह बैठे हुए हैं, और लग्नेश जो है अपने से 12वें भाव में चले गए हैं, बुध। अब इसमें एक चीज बड़ी, गुरुजी तो आप भी बताएंगे थोड़ा सा, हमें इस चीज के बारे में बताइएगा कि लग्नेश 12वें घर में चले गए, अपने मित्र के साथ शनि के साथ बैठे हैं, अग्नि तत्व की राशि में बैठे हुए हैं लग्नेश जो है। लेकिन यहाँ पर एक चीज है, यहाँ पे जो शनि महाराज हैं वो केतु के नक्षत्र में है, और बुध महाराज भी केतु के नक्षत्र में है। ठीक है। अब केतु जो ग्रह होता है वो जनरली, क्योंकि हमारा ऐसा मानना, मैंने पढ़ा भी है कहीं पर चिंतामणि वगैरह के अंदर, कि जो नक्षत्र होते हैं उनका काफी असर पड़ता है जातक के ऊपर, जो जिस नक्षत्र में जन्म लेते हैं उसका असर होता है कहीं ना कहीं। तो केतु की जो प्रॉपर्टी एक तरीके से आती है वो होती है कि केतु जो है जनरली अंतर्मुखी बना देते हैं, आध्यात्मिक बना देते हैं, शोध या समाज सेवा में सफलता मिल जाती है, एकांत प्रिय हो जाते हैं। और मैं इस चीज में इस कुंडली में एक चीज और भी देख रहा हूँ साथ में, कि इस कुंडली के 7वें भाव में, जो कालपुरुष की कुंडली का जो 12वां भाव होता है उसमें मीन राशि आती है, और इस कुंडली के 7वें भाव में गुरुजी कहीं ना कहीं जाके केतु बैठे हुए हैं मीन राशि के अंदर। ठीक है। तो अब ये इस चीज से मैं मान के चल रहा हूँ कि जातक को जो है कुछ ना कुछ, मतलब उनका अंतर्मुखी होना, या अपनी बात को वो नहीं कह पा रहे हैं प्रॉपर तरीके से, या उनका मन नहीं लग रहा है थोड़ा सा, कहीं ना कहीं कुछ मुझे ऐसा अंदेशा लग रहा है कुंडली के अंदर। ठीक है। अब हम अगर चौथे भाव की बात करें, मैं भी आऊंगा चौथे भाव पे भी। अब लगन तो अपने आप में, क्योंकि राहु भी है, मंगल भी है, शुक्र भी है, शुक्र नीच के हो गए हैं लगन के अंदर, और लगन एक तरीके से पीड़ित है अपने आप में, राहु केतु एक्सिस पर भी है, तो पीड़ित हो गए साथ में जाकर के। अब अगर मैं चौथे भाव पे ही आ जाता हूँ कि चौथे भाव में चंद्रमा बली है, निश्चित तौर पर बली है। अब गुरुजी जो मैंने जब कुंडली को जनरेट करके देखा और उसमें जब नाम निकाला, तो मुझे नहीं पता कि जो चंद्रमा जो D9 में आपने जो दिखाया है वो 10वें भाव में दिखाया है वृश्चिक राशि के अंदर, जबकि जो वैसे उस पे ऐप पे जो कुंडली आ रही है उसमें चंद्रमा जो है शायद 9वें भाव 11वें भाव में आ रहा है, 26 डिग्री 55 मिनट का चंद्रमा आ रहा है। तो मुझे नहीं पता कि इसमें कितना सही है गलत है। अच्छा, आप अपना बात कंटिन्यू करें। अच्छा, तो चंद्रमा जो है वैसे तो कुंडली में है, अपने अपने चौथे भाव में बैठे, मन का कारक है, बली है, और चंद्रमा पुष्कर नवांश में भी आ सकते हैं अगर वो रहा तो चंद्रमा की स्थिति अच्छी है D1 के अंदर। और जहां तक मैं समझ रहा हूँ कि D1 के अंदर चंद्रमा की स्थिति अच्छी है, और वो 10वें भाव को देखें, 10वें भाव में चंद्रमा बली नहीं होते कभी भी, जो है चंद्रमा जो है 10वें भाव में बली नहीं होते हैं। तो ये एक स्थिति ये आ गई। अब मैं सूर्य को भी देखता हूँ, सूर्य गंडांत में है इस कुंडली के अंदर गुरुजी, और गंडांत में होगा सूर्य 29 डिग्री का, सूर्य में बिल्कुल जान नहीं है, जल तत्व की राशि में बैठे, मृत अवस्था में है, अपने से 12वें भाव में चले गए हैं सूर्य भी। देखा जाए तो सूर्य के अंदर तो बिल्कुल भी जान नहीं है, सूर्य गंडांत में आ गए हैं, तो इस चीज को हम देख पा रहे हैं। अब D9 में अगर सूर्य की स्थिति में देख लूं तो D9 में सूर्य जो है वो कुंडली के दूसरे भाव में मित्र की राशि में है, और D10 के अंदर सूर्य जो है वो 7वें भाव में है, राहु केतु एक्सिस के ऊपर बैठे हुए हैं। तो सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है कुंडली के अंदर। चंद्रमा की स्थिति बताया कि चंद्रमा मन की शांति देख रहे हैं, मतलब अपने यहाँ पे तो D1 में तो बली है, मित्र की राशि में है, क्या कहते हैं अग्नि तत्व की राशि में बली है, और जो है D9 में चंद्रमा जो है वो नीच के बन गए देखा जाए तो, जाकर के
जैसे जो आपने बनाया है उसके हिसाब से। और D10 के अंदर चंद्रमा जो है वो क्या कहते हैं, चौथे भाव में बली है, लेकिन 10वें भाव को देख रहे हैं, तो कार्य के भाव को देख रहे हैं। तो चंद्रमा की स्थिति मुझे ठीक ठाक लग रही है। अब मैं अगर सीधा कार्य से संबंधित बात हो रही है, तो कार्य से संबंधित बात के ऊपर मैं कहीं जाकर के देखता हूँ कि अगर मैं 10वें भाव को लेकर चलूं, अब 10वें भाव के तो स्वामी लग्नेश है बुध, वो मैंने बताया कि क्या कहते हैं 12वें भाव में बैठे हैं, मित्र के साथ बैठे, लेकिन केतु का प्रभाव बहुत ज्यादा है उनके ऊपर। तो कहीं ना कहीं अपने आप को या तो जातक एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा या अपनी बात को कह नहीं पा रहा, कोई दिक्कत जातक के साथ कहीं ना कहीं हो रही है थोड़ी सी। लेकिन अब 10वें भाव का कार्य सूर्य को देख लिया, सूर्य की मैं बता चुका हूँ कि सूर्य जो है उसमें जान नहीं है, सूर्य ठीक नहीं है। और उसके बाद मंगल को मैं लेके चलता हूँ। अब 10वें भाव में गुरु जी मंगल जो है, इस कुंडली के अंदर मंगल जो है वो हस्त नक्षत्र में है, और वो भी चंद्रमा का नक्षत्र है। अब मंगल जब हस्त नक्षत्र में आ जाते हैं तो ऐसे जातक जो होते हैं कई बार जो होते हैं निर्णय लेने में अक्षम हो जाते हैं। हालांकि उनके अंदर व्यवसायिक गुण अच्छे होते हैं, बड़े होते हैं, लेकिन वो अपना काम निकालने में ठीक ठाक होते हैं, कि निर्णय जो समय पर जो निर्णय लेना चाहिए वो शायद वो नहीं ले पाते हैं कहीं ना कहीं जाकर के, जो 10वें भाव के कारक तत्व हैं। सूर्य हो गया, मंगल हो गया। अगर मैं गुरु की बात, मंगल पुष्कर नवांश में भी है। गुरु इस कुंडली में सबसे स्ट्रॉन्ग ग्रह गुरु है। गुरु लाभ भाव में बैठे हैं, उच्च के हैं। और गुरु जैसे हम जानते हैं 0 से 5 जी गुरु जी। हमने यहाँ पर जो बनाया है जी, यदि आपके पास में नोटबुक हो, कागज पेन हो जी, तो सभी ग्रह वैसे ही हैं, अंशात्मक मान भी वही रहेंगे जी। लग्न 5 नंबर की बना ली जाए और लास्ट 9 मांस में हो लग्न, लग्न लास्ट 9 मांस में हो जी, तो लग्न 9 मांस कुंडली बदल जाएगा, 9 मांस कुंडली का लग्न बदल जाएगा, 10 मांस कुंडली का लग्न बदल जाएगा। लेकिन 9 मांस कुंडली के लग्न बदल जाएगा, क्या फर्क पड़ता है, सभी ग्रह अपनी ही राशि में रहेंगे, यानी कि 9 मांस कुंडली के जिस राशि में जो ग्रह है वही रहेगा। तो 9 मांस कुंडली एवं 10 मांस कुंडली के भाव को आधार लेकर फलादेश न किया जाएगा, ग्रह की स्थिति को लेकर लिया जाएगा। क्योंकि कहने का मतलब यह है कि लग्न का अंशात्मक मान 4 है जी, और जातक का यह भी कहना है कि मैं कंफ्यूज हूँ, हमें सही ढंग से समय का ज्ञात नहीं है। यदि इस प्रकार की बातें कही जा रही हो तो फिर वहां पर यह बात आ जाती है कि जब कंफ्यूज है व्यक्ति, तो यहाँ पर लग्न का अंशात्मक मान हमने जब बनाया तो 3/20 से अधिक था, इसलिए हमने यहाँ पर 4 लिख दिया। जी, बिल्कुल ठीक है गुरु जी। तो हो सकता है कि 5-10 मिनट पहले की बात उसका जन्म हुआ हो, तो लग्न सिंह भी हो सकता है। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं गुरु जी। लग्न सिंह हो सकता है। तो दोनों आधार लेकर यदि ऐसे भी स्थितियां आप लोगों के भी सामने में फलादेश जब आप लोग करते होंगे तो आती होगी कि बिल्कुल जी, आती है गुरु जी। तो आती है। तो हम सबों का यह भी धर्म है, जब क्लास चलता है, अभ्यास कक्षा हो, तो कभी कभी इस प्रकार भी कंफ्यूजन वाली कुंडलियां होनी चाहिए जी। हाँ, अब यहाँ पर मैं इस व्यक्ति के बारे में जहां तक मैं जानता हूँ, क्योंकि फलादेश तो मैं बहुत दिन पहले कर चुका, जी, और जो मैंने फलादेश किया, कुछ जो सुझाव बतलाए, कुछ न कुछ उन्हें लाभ हुआ भी। तो लाभ हुआ, वह खुश भी है, ठीक है। गुरु जी मेरा ऐसा कोई वो इरादा नहीं था कि मैं आपकी बात को मैं गलत कह रहा हूँ। मैंने कहा, जो मैंने जब जनरेट करके देखा तो मेरे को लगा थोड़ा सा लिखने में गलती ना हो गया। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं कि मैं आपकी बात को काट रहा हूँ या कह रहा हूँ इस बात के लिए। मैंने तो जब इसका समय निकालने की कोशिश की, जैसे जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी, मैं तो उसी से निकाल रहा हूँ इन्फॉर्मेशन से। हाँ जी, हाँ जी, वो तो सही है। डेट ऑफ बर्थ आपने जो बतलाया वह सही डेट ऑफ बर्थ है, उसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, तो लग्न के अंशात्मक मान से ही तो आपने समय का निर्धारित किया ना? जी बिल्कुल उसी से किया मैंने। अच्छा, इसके अलावा अब आपने जन्म स्थान कहीं का रखा होगा, तो जन्म स्थान बदल जाने से भी तो कुछ समय का अंतराल इधर उधर हो जाता है ना? बिल्कुल होता है गुरुजी, उसमें कोई शक नहीं है। अब फिर बिल्कुल हो जाता है, उसमें कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं। तो कुंडली देखकर तो जन्म समय में अनुमानता ही कोई कहेगा। हम जो कह रहे हैं उस बात को आप सभी ध्यान से सुने। कहने का मतलब है कि कंफ्यूजन कभी कभी हो जाती है कि जब जातक कहता है कि 8 बजे का समय है, हो सकता है कि 5-10 मिनट आगे पीछे। तो यदि आप 8 बजे का समय निकालते हैं और 5 मिनट आगे पीछे है, लग्न का अंशात्मक मान है 4, तो कभी 10 मिनट अगर पीछे हो गया तो हो सकता है कि वह सिंह राशि में आ जाए।
सिंह राशि में आ जाए, तो सिंह राशि में आ जाए तो फिर दसम भाव में 2 नंबर की राशि आ जाएगी। इसलिए हमने सिंह राशि की कुंडली यहाँ पर बना दिया। तो अब इस सिंह राशि की आवश्यकता यहाँ पर नहीं रही, जितना कहना रहा हमने कह दिया। तो कहने का मतलब यह है कि जब तक काम तो करता है, लेकिन नहीं, वो थोड़ा सा मैं भी इसको देख पा रहा हूँ कि मतलब जहाँ तक थोड़ा सा कहने कंफ्यूज है, और उसकी वजह से वो अपने जो निर्णय उसको टाइम पे लेने चाहिए वो ले नहीं पा रहा है, उसमें अक्षम है कहीं ना कहीं अपने, लेकिन अपने कार्य को कर रहे हैं, कोशिश कर रहा है, जाता है, समय भी ले रहा है अपनी चीजों के अंदर करने के लिए। मैं इस बात को कह रहा हूँ, इस बात अच्छा ठीक है। अब यहाँ पर देखा जाए, जी हम यहाँ पर हम सभी को संबोधित करते हुए कहना चाहेंगे कि अब यहाँ पर देखा जाए, यदि अगर सिंह राशि अगर यही है, पहले हम लोग बेसिक से चलते हैं जी। कक्षा चर्चात्मक ही होनी है, तो जब वो की तरफ दिशा चला गया तो चर्चात्मक ही हो जाए। यदि यह कन्या लग्न भी है तो प्रारंभिक नियम है कि व्यक्ति क्या काम करे, तो यहाँ दसम भाव में बैठे हुए ग्रह के आधार पर काम करेगा। दसम भाव में कोई ग्रह नहीं है तो भाई दशमेश नवमांश में जिस राशि में है उस राशि के अनुसार काम करे जी। यही तो प्रमुख सूत्र है ना। जी जी जी। तो अब दशमेश जो बुधदेव है वह शुक्र की राशि में है। अगर यहाँ पर अगर सिंह राशि भी बनती है तो दसम भाव में 2 नंबर की राशि आ जाएगी जी। तो 2 नंबर की राशि में भी यहाँ पे कोई ग्रह नहीं है। अगर सिंह राशि मान ली जाए लग्न, तो दसम भाव में 2 नंबर की राशि हो गई, 2 नंबर की राशि में भी कोई ग्रह नहीं है, तो 2 नंबर राशि के स्वामी शुक्रदेव हैं, तो शुक्रदेव भी तो नवमांश में कहाँ पर है, 2 नंबर की ही राशि में है जी, अपने स्वराशि में है। तो यदि दशमेश बुधदेव हो चाहे दशमेश शुक्रदेव हो, कार्यों में तो समानता आ ही गया ना। बिल्कुल आ गया गुरुजी। अगर दोनों स्थितियों में कार्यों में समानता आ गई तो अब लग्न कन्या रहे या लग्न सिंह रहे, कोई खास ज्यादा अंतर कार्यों में आने वाला नहीं है। अब हाँ, अब आप अपनी बात कंटिन्यू करें, अब समाप्त करेंगे तब फिर हम अपनी बात को रखेंगे। हाँ, तो गुरुजी मैं गुरु के ऊपर कह रहा था कि गुरु जो है इस कुंडली में उचके हैं, वर्गोत्तम भी हैं, और 2 डिग्री के गुरु दिखाए गए हैं, यानी कि 0 से 5 डिग्री, 5 डिग्री परम उचके हो जाते हैं, और 0 से 5 डिग्री तक गुरु चलते हैं, तो उचके उसमें आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा गुरु, बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग है इस कुंडली के अंदर, मैं मानता हूँ इस बात के लिए। और हाँ, गुरुदेव पुष्कर नवमांश में भी है, पुष्कर नवमांश में भी गुरुदेव हैं, और वर्गोत्तम भी हो गए हैं साथ में, तो उसके उनके मतलब फल बहुत अच्छे हैं, मतलब क्योंकि D1 में उचके हैं, D9 में भी उचके हो गए, और D10 में भी गुरु जो है वो अपनी स्वराशि के हो गए, 10वें भाव में बैठे हुए हैं, तो गुरु की मतलब स्थिति बहुत अच्छी है इस कुंडली के अंदर। मैं इस बात मान के चल रहा हूँ। और मैंने जैसे बताया मंगल जो है वो पुष्कर नवमांश में है, मंगल भी, लेकिन उनका नक्षत्र जो है वो चंद्रमा के नक्षत्र में है। और अगर आप देख रहे हैं तो D1 में तो मंगल जो है लगन के अंदर ही बैठे हुए हैं, लेकिन एक अंगारक योग बन गया राहु और मंगल, क्योंकि राहु जो है वो 5 डिग्री के हैं, मंगल जो है वो आपके 13 डिग्री के हैं, तो मतलब अंगारक थोड़ा सा योग बन रहा है इस टाइप का। शुक्र भी साथ में है, पीड़ित है इस बात के लिए, तो गुरु की स्थिति अच्छी है। अब D1 मंगल भी पुष्कर नवमांश में आ रहे हैं, तो वो भी ठीक है। और अगर मैं शुक्र को देखूं तो शुक्र भी जो है वो D1 में तो नीच के हैं, और D10 में भी नीच के हो गए हैं शुक्र जाकर के 6 नंबर की राशि में, लेकिन वर्गोत्तम नीच के, वर्गोत्तम D10 के हिसाब से लेंगे तो D10 में 1 मिनट, हाँ D10 में भी शुक्र नीच के हो गए हैं, दसम भाव को देख रहे हैं, मंगल के साथ में दसम भाव को देख रहे हैं। और D9 में जो है शुक्र जो है वो अपनी स्वराशि के हो गए हैं, तो शुक्र की स्थिति भी, शुक्र भी पुष्कर नवमांश में है गुरुजी इस कुंडली के अंदर। तो ऐसे भी तो हो सकता है। अब यहाँ पे हमारी बात को बुरा ना माने आप, जी जी, हमने तो पहले ही संशय समाप्त कर दिया है कि इसको या तो अब लग्न का मान, अगर वह जब व्यक्ति कंफ्यूजन में कह रहा है जी कि हो सकता है कि 2-4-5 मिनट आगे हो, 2-4-5 मिनट पीछे हो, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है।
तो यदि आगे होगा तो 4 मिनट, तो एक 10, यदि हम दशमांश कुंडली की बात करते हैं तो 10 वर्ग कुंडलियों में दशमांश कुंडली 3 अंशों का होता है जी। तो 4 से लेकर 6 अंशों तक तो वह दशमांश कुंडली का लग्न यही रह जाएगा जो दिख रहा है। जी बिल्कुल रह जाएगा गुरुजी। अगर वह 2-3 मिनट भी पहले का होगा, 4 मिनट पहले का होगा, तो 2-3 मिनट पहले का भी अगर होगा तो लग्न का मान तो 4 के बजाय 3 ही होगा या 3 से थोड़ा कम हो जाएगा। जी। तो जो ही 3 से थोड़ा कम का हो जाएगा तो फिर दशमांश कुंडली का लग्न चेन बदल जाएगा। बदल जाएगा। तो अभी जो 3 नंबर का लग्न है वह 2 नंबर का लग्न हो जाएगा। जी। तो जब 2 नंबर का लग्न हो जाएगा तो नीच के शुक्रदेव पंचम भाव में आ जाएंगे। हाँ। नीच के शुक्रदेव पंचम भाव में आ जाएंगे और उच्च की दृष्टि उनकी 11वें भाव पर होगी। जी। मिल जाएगा। अब लेकिन देवगुरु बृहस्पति भी तो एकादश दशमांश कुंडली के एकादश भाव पे चले जाएंगे। हाँ। और साथ में देखा जाए एक चीज और यहाँ पर सीखने वाली बात है, हम सबों को पुरानी सूत्रों को याद करने की बातें हैं। हम अब यहाँ पर अन्य सदस्यों से पूछना चाहेंगे, जितने सदस्य यहाँ पर उपस्थित हैं, कक्षा में 19 सदस्य थे, अभी 3 सदस्य लिप्त हो गए हैं, नहीं होना चाहिए था। तो क्या दशमांश कुंडली में जो शुक्र नीच के हो गए तो क्या कुछ फल मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? क्या यह अच्छा है नीच का होना या नुकसान कर रहा है? इसको भी तो देखना होगा ना। जी। सीधे क्या है बुरे फल देंगे तो फिर समझना पड़ेगा कि वो बुरे फल दे रहे हैं या अच्छे फल दे रहे हैं। कोई अन्य सदस्य बोले? गुरुदेव, दशमांश कुंडली में शुक्र नीच के हैं लेकिन वहां पे बुध के साथ हैं, तो दशमांश कुंडली के लिए तो ये अच्छा योग है, क्योंकि हाँ, यही चंद्रशेखर, हम यही शब्द सुनना चाहते थे जी। कि जब शुक्रदेव नीच के हैं तो बुध के साथ है, तो नीच भंग राजयोग हुआ। ये नीच भंग हो गया तो बुध उसके हो गए तो नीच भंग हो गया, राजयोग बन गए तो राजयोग बन गया। दशम भाव पर दृष्टि भी आ रही है। दशम भाव पर दृष्टि भी है और यहाँ पर लग्न में भी नीच के हैं और यहाँ भी नीच के, तो नीच के वर्गोत्तम हो गए। जी। नीच के वर्गोत्तम हो गए, वर्गोत्तम भी हो गए और नीच भंग भी हो गया, तब तो बड़ी अच्छी बात हो गई ना। जी। जी। तो फिर यहाँ पर कार्यों में सफलता प्राप्त हो तो फिर समस्याएं क्यों? मतलब कि अगर यह कुंडली ठीक ठाक है तो शुक्र के माध्यम से तो शुक्र तो यहाँ पे दोषी नहीं बन रहा ना। नहीं बन रहा गुरुजी, मेरे हिसाब से इस कुंडली में दोषी बन रहे हैं, मंगल बन रहे हैं। मंगल जो है, मंगल के अंदर, मंगल पुष्कर नवांश में जरूर, लेकिन मंगल का जो नक्षत्र वो चंद्रमा का नक्षत्र आ रहा है, तो थोड़ा मन में इनको बेचैनी है कहीं ना कहीं। ये थोड़ा मन से मतलब चंचलता जैसे आ जाती है ना, उस टाइप की चीज हो रही है। तो मैं उसको देख के चल रहा हूँ, शायद से मुझे ऐसा लग रहा है। तो अब बहुत ढेर सारी चर्चाएं हुई अन्य। अच्छा, कंटिन्यू करें जयप्रकाश जी, आप अपनी बातों को अब थोड़े शब्दों में बोलकर विराम दें जो बाकी रह गया। गुरु जी मैं आखिर में आ रहा हूँ। तो अच्छा, शनि का और मैं ले रहा हूँ दशम भाव के कारक जो हैं, तो शनि जो है वो D1 में लग्नेश के साथ है और D9 में शनि जो है वो क्या कहते हैं पंचम भाव में है और मित्र की राशि में है, बुध की राशि में है, और जिसे कहते हैं, और D10 में शनि जो है पंचम भाव में उच्च के, तो शनि की स्थिति भी ठीक है काफी हद तक, केंद्र त्रिकोण भाव में आ गए हैं। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जातक को जो है ना कुछ जैसे शांति कुछ ऐसा लग रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है जातक को अपने व्यापार में या तो जो ये व्यापार कर रहे हैं कुछ ऐसी चीज हो जाए जो धार्मिक उससे रिलेटेड हो, जिससे इनको थोड़ी शांति भी मिले, क्योंकि केतु का बहुत प्रभाव है कुंडली में कहीं ना कहीं जाकर के। तो उससे अगर ये अपने व्यापार कर रहे हैं तो जैसे कोई पूजा की सामग्री या इस टाइप की कोई चीजें जो होती हैं जो जो गुरु को और शुक्र को दोनों को रिप्रेजेंट कर पाए, उस टाइप की चीजें अगर ये करें तो शायद इनको व्यापार में फायदा हो सकता है गुरु जी। और इनकी इस समय गुरु में बुध की दशा भी चल रही है, गुरु की महादशा है, बुध की अंतरदशा है, तो उस चीज के लिए मैं कह सकता हूँ गुरु जी, थोड़ा सा मुझे लग रहा है। चलिए, अन्य कोई सदस्य अपनी बात को रख पाएंगे? कुछ अन्य सदस्य भी अपनी बातों को रखे। एक चंद्रशेखर जी, आप अपनी बातों को कंटिन्यू करें। जी गुरुदेव जी प्रणाम, आशीर्वाद।
गुरुदेव, जैसा कि इस कुंडली में देख रहे हैं हम कि लग्नेश अपने से द्वादश भाव में है और शनि के साथ हैं। तो शनि यहाँ पे लग्नेश के तात्कालिक मतलब समता का भाव आ गया है। वैसे तो मित्र हैं, किंतु यहाँ पे शत्रु होने के कारण वो समता का भाव आ गया है इसमें। ठीक है, एक ये पॉइंट है। दूसरा, इसमें मैंने चंद्र कुंडली का ज्यादा उपयोग करके देख रहा हूँ कि चंद्र कुंडली को यदि हम चंद्रमा को केंद्र लग्न बनाते हैं तो इनका दशम भाव जो होता है उसमें मंगल, राहु और शुक्र आते हैं। तो मंगल दशम भाव में आ गए, वो बली हो गए। राहु कर्म भाव में आ गया तो जातक को एक ओवर एंथुजियास्टिक, क्या बोलते हैं, अति उत्साही बना देता है। तो यह तो जातक जो है वो हो सकता है कि ये कार्य क्षेत्र में अति उत्साह, अति अपने मतलब ज्यादा ही रिस्क टेकर हो जाते हैं, जिसके कारण इनको शायद तकलीफें ज्यादा बढ़ जाती हैं। इसमें एक चीज ये देखने को मिल रही है। D10 बहुत मतलब मुझे तो D10 अच्छा लगा, क्योंकि दशम भाव में गुरुदेव हैं इनके, जो कि अपनी स्वराशि के हैं, और चौथा भाव से सारे ग्रह बुध, मंगल, शुक्र अच्छी स्थिति में होके दशम भाव को देख रहे हैं। एक मंगल है जो कि बुध की राशि में है, किंतु बुध के साथ भी हैं, तो वो भी एक अच्छा प्रभाव दे रहे हैं। लेकिन चूंकि केंद्र लग्न में राहु और D10 की बात कर रहा हूँ, लग्न में राहु और केतु हैं, तो कर्म के हिसाब से ये आदमी थोड़े, ये जातक जो भी हैं, ये थोड़े से मतलब एक अलग विचारधारा के हैं, अलग अलग काम करने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहते होंगे, ऑर्गेनाइज्ड हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये कार्य मतलब एक काम में टिकते नहीं है, मन चंचल रहता है इनका। तो ये मेरे को ऐसा लगता है ये इनकी एक समस्या है, मतलब हो सकती है मेरे हिसाब से। बस नहीं याद करना था। हाँ बीना जी, आप अपनी बात को रखें। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, जैसे कि सबका ही यही कहना है, अभी शुक्र जो है वो D1 और D10 में तो नीच के हुए, वर्गोत्तम हो गए, लेकिन D9 में जो शुक्र जो है वो अपनी चौथे भाव में सब राशि में ही बैठे हुए हैं, और चौथे और पांचवें का भाव परिवर्तन, राशि परिवर्तन हो रहा है। बुध की राशि उधर चौथे भाव में आ गई, और उस जो नहीं, बुध की राशि चौथे भाव में आ गई, ये भाव परिवर्तन हुआ। तो इधर D10 में देखते हैं तो ये चौथे और पांचवें भाव जो है बुध और शुक्र के, ये दोनों ही केंद्र में, त्रिकोण का स्वामी केंद्र में बैठ गया, बुध और शुक्र की युति हो गई। तो नीच के होकर भी शुक्र के फल जो है वो खराब तो होंगे, लेकिन इधर सब राशि के होने से और इधर बुध के साथ होने से इसके फल थोड़े से मिश्रित हो जाएंगे, उतने ज़्यादा खराब नहीं होंगे जितने लग रहे हैं। और गुरु की दृष्टि तो सर्वोत्तम है ही कि ये दोनों में D1 में D9 में उच्च के हैं गुरु, और यहाँ पर आकर भी सब राशि के हैं, और ये हंस राजयोग जो है वो बना रहे हैं। और शनि भी यहाँ पर उच्च के हो गए D10 में। D10 की कुंडली अच्छी ही है। तीसरे भाव के स्वामी सूर्य जो है वो भले ही वो गंडांत में है, लेकिन वो है यहाँ पर अपने से पांचवें भाव में आ गए, सप्तम भाव में। तो प्रसिद्धि जो है वो इनको मिलेगी, लेकिन अभी सप्तम भाव में अगर बुध भी अगर इधर आ जाते हैं, लग्नेश जो है उधर दूसरे भाव में 12वें भाव में आ जाते हैं, तो इनका जो है बुध का उधर जाना 12वें भाव में, मतलब कि इनका व्यवसाय जो है वो अपने जहाँ पर काम कर रहे हैं, अपने अगर घर से कर रहे हैं, तो इनसे थोड़ा सा बाहर जाकर इनको जो है वो काम इनका सही होगा उधर जाके। शनि बुध का भी राजयोग बनता है यहाँ पर लगन में D1 में। यही मुझे कहना था। और चंद्रमा नीच के हैं, इसलिए D9 में थोड़ी सी मानसिक स्थिति खराब होना, कंफ्यूजन हो जाना, निर्णय क्षमता लेने में कमजोर होना, ये चीजें हो सकती हैं।
लेकिन D1 में तो चंद्रमा और चौथे और 11वें भाव का आपस में, और इधर चंद्रमा दूसरे भाव में और ऐसे तो भले ही कंफ्यूज होंगे ये, पर फिर थोड़ा अपने लिए हैं तो चंद्रमा अच्छा हो सकता है। यही कहना था गुरु जी। चलिए, अच्छी बात है। अब हम चंद्रमा पर कहेंगे। चंद्रमा इस कुंडली में धनु राशि में है। चंद्रमा इस कुंडली में धनु राशि में है। आप लोग बड़े प्रखर विद्वान हैं। आप लोग भूल जाते हैं, आप सबों को याद है, आप सबों को याद है, भूल जाते हैं। आप सब पक्के हनुमान हैं। आप सबों की क्षमताओं को याद दिलाना होता है, फिर आप लोगों की क्षमताएं, मतलब कि कार्य क्षमता का एहसास होता है। हम लोगों ने पूर्व की कक्षाओं में पढ़ा है कि 1, 5, 9 यह अग्नि तत्व की राशियां हैं। अग्नि तत्व की राशि में यदि कोई भी ग्रह बैठता है और वह नवमांश में 7 या 8 नंबर की राशि में होता है तो पुष्कर नवमांश में होता है। पुष्कर नवमांश में होता है। ऐसा हम सबों ने 8, 7, 8 नहीं, 7 एवं 9, 7 एवं, प्लीज ये सेंटेंस रिपीट करिएगा, पुष्कर नवांश वाला। अभी करते हैं। हम लोगों ने यह पढ़ा है कि जो ग्रह अग्नि तत्व में होते हैं वे 1, 5 या 9 नंबर की राशि में होते हैं, और नवमांश कुंडली में तुला या धनु राशि में होते हैं वे ग्रह पुष्कर नवमांश में होते हैं। वे ग्रह पुष्कर नवमांश में होते हैं। पुष्कर नवमांश के गुण धर्मों के बारे में हम सबों ने पढ़ा है कि जो ग्रह पुष्कर नवमांश में चले जाते हैं उनकी अशुद्धियां समाप्त हो जाती है। यदि वे अशुभ फल प्रदाता भी होते हैं तो शुभ फल देने लायक हो जाते हैं, या अशुभता उनकी समाप्त हो जाती है। यदि वह अष्टमेश भी है, खष्टेश भी है, द्वादशेश भी है या नीच के भी हैं तो भी ये दोष उनके समाप्त हो जाते हैं या कम हो जाते हैं। ऐसा हम सबों ने पढ़ा है पूर्व में या नहीं पढ़ा है? पढ़ा है, हम सबों ने इन बातों को पढ़ा है जी। अब चंद्रमा यहाँ अग्नि तत्व की राशि में है और यह नवमांश में 8 नंबर की राशि में है। इधर भी पुष्कर नवमांश, इधर भी पुष्कर नवमांश, दोनों ही तरफ तो अमृत है इसके लिए। तो जब दोनों ही तरफ अमृत है तो बीच में विष क्या प्रभाव देगा? तो अग्नि तत्व में यदि कोई ग्रह चंद्रमा होता है और नवमांश में वह नीच का हो जाता है तो वह नीच उतना नुकसानदायक नहीं होता, उतना नुकसान नहीं होता है। लेकिन नीच तो नीच का होता है, लेकिन इधर भी अमृत है, इधर भी अमृत है, तो बीच में यह नीच का होगा तो उतना नुकसानदायक नहीं होता। हाँ, अब दूसरे किसी राशि में हो नीच का हो जाए तो ज्यादा नुकसानदायक दे देगा। अग्नि तत्व के अलावे दूसरे किसी राशि में हो तो ज्यादा नुकसान देगा, ज्यादा नुकसान देगा। ज्यादा नुकसान देगा। हम लोग समस्याओं पर आए कि समस्याएं कहाँ से है, क्यों तंग है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर यह लग्न भी ठीक है, एवं B10 में केवल यह समय थोड़ा सा पूर्व का है। लग्न का अंशात्मक मान 2 डिग्री 3 डिग्री से कम का होगा।
यह स्पष्ट दिख रहा है, क्योंकि यहाँ दशमांश कुंडली जो हम लोगों ने देखा, तो दशमांश कुंडली के अच्छे स्थिति है, दशमांश कुंडली में स्थितियां अच्छी है, क्योंकि दशम भाव में देवगुरु बृहस्पति हैं, चौथे भाव में नीच के ग्रह के साथ में उच्च का ग्रह है, नीच भंग हो रहा है, एकादशेश चौथे भाव में है, और चौथे भाव एवं एकादशेश का क्या है, युति है, एकादशेश एवं चतुर्थेश की युति है, तो आय के लिए यह अच्छा योग है। एवं यहाँ पर चतुर्थेश एवं पंचमेश की भी युति चौथे भाव में है, यह भी उत्तम योग है। पंचम भाव में शनि देव उच्च राशि के हैं, यह भी उत्तम योग है। उच्च के शनि पर जो भाग्य भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठा हुआ है, यानी नवम भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठ गया, वो भी उच्च का होकर के बैठ गया, यह भी उत्तम योग है। अगर राहु की भी दृष्टि है तो राहु शनि को मित्र मानता है, मित्रवत आकस्मिक परिवर्तन को दर्शाता है। अच्छे योग हुए कि नहीं हुए? अच्छे योग है गुरुजी, बहुत हो गए तो। अब यहाँ पर देखा जाए, शनि की यदि 11वें भाव पर दृष्टि है तो नीच की दृष्टि है, तो यह नुकसान किया। परंतु मंगल की यहाँ पर दृष्टि हो गई, मंगल की दृष्टि हो गया। अब यहाँ से शनि की नीच की दृष्टि तो मंगल की स्वराशि की दृष्टि, तो दोनों कंप्रोमाइज हो गया, यानी कि नीच की दृष्टि और यह स्वराशि की दृष्टि तो नीच भंग हो गया। यानी कि शनि की जो नीच की दृष्टि का जो प्रभाव है वह मंगल की दृष्टि से वह प्रभावहीन हो गया। तो ओवरऑल यदि दशमांश कुंडली की विवेचना किया जाए तो उतना खराब नहीं है कि जिससे व्यक्ति को समस्याएं हो, या बार बार कहना चाहता हो कि हमारा कार्य में नुकसान हो गया, लाखों का कर्ज है, तो ये है तो वो है, ये नहीं। ये काम चलने वाला है और उत्तरोत्तर थोड़ा मोड़ा वृद्धि वाला ही योग सब बना, वृद्धि वाला योग बन रहा है कि नहीं D10 कुंडली में? अब यहाँ पर आप लोग ना बोलेंगे तो फिर हम आगे कैसे बोलेंगे? बन रहा है गुरुजी। उतनी समस्याएं तो नहीं है ना जिसके लिए व्यक्ति परेशान हो। जी जी बिल्कुल। लेकिन हमने पूर्व में भी यह कहा है कि व्यक्ति कंफ्यूजन में है, कह रहा है कि हो सकता है कि समय 2 4 5 मिनट आगे पीछे हो, आगे पीछे हो। और जब हमने लग्न कुंडली बनाया तो हमने 4 अंश दिया, यानी कि 3/20 से अधिक लग्न का मान है, तभी तो हमने 4 अंश यहाँ पर दे दिया, तभी तो यहाँ पर 6 नंबर की राशि है, तो यहाँ पर 1 नंबर की राशि हो गया। यानी कि यह 6 नंबर राशि का कहाँ से शुरू होता है? नवमांश 10 से शुरू होता है। यह 5 नंबर की तो 1 से शुरू हो जाती है। अग्नि तत्व का नवमांश कहाँ से शुरू होता है? 1 से शुरू होता है ना। जी गुरुजी। होता है। और पृथ्वी तत्व का मकर से 10 से मकर राशि से, तो यह 6 नंबर की राशि पृथ्वी तत्व ही है ना जी, मकर राशि जी, तो मकर राशि से अगर यही नवमांश अगर यह 3 अंश से कम का हो जाए, यानी कि दशमांश कुंडली का लग्न अगर 2 नंबर की राशि को लग्न मान ली जाए, यानी कि 3 अंश से कम लग्न मान लिया जाए, तो दशमांश कुंडली का लग्न बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा? फलादेश हम लोगों को फलादेश किसका करना है? दशमांश कुंडली का करना है कि नवमांश कुंडली का करना है? दशमांश का। नवमांश से तो केवल ग्रहों का गुण धर्म ले लेंगे। तो यदि अब हम इसे 2 नंबर की राशि को यदि लग्न बनाते हैं तो फिर क्या हो जाता है? तो 2 नंबर की तो यह पंचम भाव में बुध मंगल शुक्र आ जाएंगे और शनि यहाँ आ जाएंगे ना।
शनि कहाँ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? छठे भाव में। छठे भाव में। तो यह खष्टेश एवं पंचमेश की युति हो जाएगी ना फिर तो पंचम भाव में। जी 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 अच्छा, यहाँ पर 5 नंबर की राशि है तो यहाँ 5 नंबर की राशि हो जाएगी, तो फिर इसके स्वामी कहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे ना अष्टम भाव में। जी तो चतुर्थे अष्टम भाव में आ गए, यह भी बुरा योग बना। और यहाँ पर खष्टेश एवं पंचमेश की युति पंचम भाव में बना, यह भी बुरा हो गया। बिल्कुल हो गया। जी अभी देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि जो धन भाव पर पड़ रही है, देवगुरु बृहस्पति यहाँ चले आए तो दृष्टि यहाँ पर पड़ जाएगी, पराक्रम भाव। संचार मजबूत हो गया। तो अब यहाँ से यह जो है यह दूसरा भाव हो गया, इसमें राहु हो गए, यानी कि दूसरे भाव में राहु हो गए। जी और छठे भाव में, छठे भाव के स्वामी अपने भाव से एक भाव पीछे हो गए। हाँ, और नीच के हो गए। जी हालांकि नीच भंग हो रहा है, लेकिन ठीक है जो भी हो जैसे हो। तो कम से कम या तो खष्टेश के साथ में योग बना बुरा हो गया, चतुर्थे 8वें भाव में आ गए, यह भी बुरे हो गए। अब यहाँ पर शनि को देखा जाए तो यहाँ पर हो जाएगा 10, यहाँ पर हो जाएगा 11, तो शनि हो गए यहाँ पर, यानी कि कुंडली के योग कारक ग्रह जो शनि बने 10मांश कुंडली को छठे भाव में आ गए। कितना दोष बदल गया, केवल 3-4-5 मिनट जगह जन्म के समय को अगर हम लोग 3-4 मिनट पीछे कर लिए तो बुरे योगों की भरमार आ गई कि नहीं आ गई? जी गुरु जी। 2-3 मिनट में व्यक्ति के जीवन का जन्म दशा बदल गया। जी गुरु जी। अब उपाय क्या करें? यह आज की कक्षा जो रही, भले ही हम लोगों ने कुछ सीखा कि नहीं सीखा यह तो अब आप लोग बतलाएंगे, या इस प्रकार की समस्याएं आप लोगों के पास में आती है या नहीं? आती हैं गुरु जी। यह कुंडली जटिल कुंडली है, यह कुंडली जटिल जटिल है। और जन्म समय यही 2-4-5 मिनट पहले हो सकता है। जो हमें समय बतलाया गया है वह समय उत्तम उचित नहीं है। व्यक्ति का भी रहा है कंफ्यूजन, तो थोड़ा पीछे की बातें हैं, तो पीछे की बातें तो लग्न वही है, तो लग्न वही है। तो यहाँ पर 10मांश कुंडली से अशुभ कौन सा योग बना, दोष कारक ग्रह कौन बने? यदि 2 नंबर को लग्न मान लिया जाए 10मांश कुंडली के, तो दोष कारक ग्रह कौन बन गए? शुक्रदेव बन गए गुरु जी। एक तो चौथे भाव के स्वामी का 8वें भाव में आना, हल्का मंगल भी बने, हल्का दूसरे भाव में राहु का होना, दूसरे भाव में राहु का भी हो जाना, यह भी थोड़ा पूछता रहता है। देवगुरु बृहस्पति भी का आय भाव में हो जाना तक कमजोर हो जाना अंशात्मक मान से। दूसरा
सूर्य एवं बुध दोनों का गंडांत नक्षत्रों में होना यह सभी सबसे ज्यादा नुकसानदायक है। और पुनः हम सभी कुंडली पर निचोड़ उपाय तो बता देते हैं, परंतु इस कुंडली पर हम आप लोगों को उपाय नहीं बतला रहे हैं। पुनः उपाय पर आप लोग अपना चिंतन मनन करेंगे एवं यदि हो सके तो समूह में लिखेंगे, या अगली कक्षा में आप लोग कुछ आप लोगों के ऊपर भी छोड़ना चाहिए। इसीलिए हम इतना जानबूझकर थोड़ा पेचीदा कुंडली हमने लगाया है। अब बोलिए जयप्रकाश जी, यदि कुछ कहना हो तो। गुरुजी मैं सब ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे जो अभी जैसे कुंडली में जो सिचुएशन या आ रही है, जैसे आ रहा है कि बुध और शनि, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि नक्षत्र इनका जो है, एक मिनट, केतु नक्षत्र आ रहा है दोनों का, और वो 12वें भाव में चले गए, तो क्या उससे मतलब जातक को कुछ क्या कहते हैं दिक्कत नहीं हो रही होगी कहीं ना कहीं? हाँ, उससे भी थोड़ी समस्याएं हैं, क्योंकि इस कुंडली के अंदर मैंने देखा था गुरुजी की मतलब शनि केतु के नक्षत्र में है, केतु शनि के नक्षत्र में है, और शनि जो है मतलब केतु जो है 7वें भाव में बैठे हैं 12वें मीन राशि के अंदर। हाँ, तो केतु को उतनी समस्याएं नहीं है जितना शनि को है जी। हाँ, क्योंकि केतु धर्म का भी प्रतीक है, उतना नहीं है, पापाग्रह तो नहीं, लेकिन केतु है। लेकिन शनि तो अब यहाँ पे यदि 2-4 मिनट हम लोग आगे पीछे कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे सत्यता आई थी, 10 नंबर की राशि यहाँ हो गई, 11 यहाँ हो गया, दशमांश कुंडली के योग ग्रह हो गए जी, दशमांश कुंडली का यह योग ग्रह हो गए। हाँ, और यह केतु के नक्षत्र में हो गए। केतु शनि को शत्रु मानता है, तो एक तो शत्रु नक्षत्र में हो गए, दूसरे शत्रु के राशि में हो गए। जी, शनि सूर्य की राशि में है ना, शनि जो है सूर्य की राशि में है। हाँ, तो यह भी शत्रुता वाली बात हो गई। दूसरा, खष्टेश तो आय में योग कारक नहीं बनता, लेकिन पंचमेश बनता है, तो पंचमेश भी अपने भाव से 8वें है, तो शनि भी यहाँ पर दोष कारक बना। तो यदि आपसे उपाय पूछना चाहता है, क्योंकि अब पुनः प्रश्न पर हम आते हैं। प्रश्न जो हमने लिखा है कि क्या करे कि व्यक्ति की सफलता प्राप्त हो, और यदि वह कह रहा हो कि क्या हम काम बदल दें, तो क्या काम बदलने के लिए उसे एक सुझाव दिया जा सकता है क्या? गुरुजी उम्र इस समय 48 साल की 47 साल की है, तो इस समय तो काम बदलने की तो सलाह देना ठीक उचित नहीं होगा। नहीं दिया जा सकता है, लेकिन वैसी स्थितियां होगी तब तो मान लीजिए कि कुंडली में बुरे योग न बन रहे हैं, ग्रह सभी कुंडली में बुरे योग नहीं बन रहे हो, यहाँ तो बन रहे हैं। और कुंडली में बुरे योग न बन रहे हो, एक ग्रहों की दशाएं अनुकूल हो, तो व्यक्ति कुंडली जो कार्य करने के लिए कह रहा है वह कार्य व्यक्ति न कर रहा हो, तो समस्याएं आएंगी। जब ग्रह अनुकूल है, जब सभी ग्रह अनुकूल हैं, ठीक ठाक हैं, उतनी खराब नहीं है, और व्यक्ति परेशान है, तो क्या करे कि सफलता हो? तो फौरन कुंडली देखनी चाहिए कि भाई तू क्या काम कर रहे हो। तो यहाँ पर क्या काम करते हैं वैसे, ज्यादा कर क्या रहे हैं गुरुजी? थोड़ी ना उस बात को छोड़िए, पहले एक ही पर तो संशय समाप्त हो जाए। यह किसी भी ढंग से देख सकते हैं, क्या तो पहले जातक से पूछ लेंगे कि हाँ भाई आप काम क्या कर रहे हो, तो वह कोई भी काम बतलाएगा, तो क्या जो कार्य कुंडली कह रही है क्या वही कार्य कर रहा है? तो यदि वह कार्य कर रहा है और फिर भी उसको सफलता नहीं मिल रही है, तो स्पष्ट सी बात है कि कुंडली में योग खराब है कोई।
और यदि ये बातें हो गई, दूसरा ये होता है कि कार्य बदलना है या कुछ करना है, समस्याएं आ रही है, तो यह भी हो सकता है कि वह कुंडली के अनुरूप कार्य नहीं कर रहा है, इसलिए ग्रह सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। जी। तो यहाँ तो स्पष्ट हो गया कि कुंडली के योग ही ऐसे कह रहे हैं कि इसमें समस्याओं से भरा योग है। फिर हम लोगों ने यहाँ पर भी चर्चा कर लिया है। बेसिकली सबसे पहले तो हम उसी पर चर्चा किए हैं ना, कि यदि लग्न इधर से उधर हो जाए तो बेसिक सी बात है कि हम क्या काम करें। तो दसम भाव में बैठे हुए ग्रह, यदि ग्रह नहीं है तो दसम भाव के स्वामी, तो दसम भाव के स्वामी नवमांश में देखेंगे। तो हमने कहा कि नहीं, अगर 15 मिनट पहले का जन्म है तो फिर 3 नंबर की राशि लग्न की नहीं होगी, 2 नंबर की राशि लग्न की होगी, तो फिर 2 नंबर राशि लग्न की हो जाएगी, तो फिर नहीं ना, लग्न की 6 नंबर की राशि नहीं हो करके 5 नंबर की राशि हो जाएगी लग्न कुंडली की। तो फिर दसम भाव में 2 नंबर की राशि हो जाएगी, तो 2 नंबर राशि में भी कोई भी ग्रह नहीं है, तो 2 नंबर राशि के स्वामी शुक्रदेव को देखेंगे कि नवमांश में किस राशि के हैं। तो शुक्रदेव तो अपने स्वराशि के ही हैं, बुधदेव भी उसी राशि में, यानी कि बात तो एक ही बन गई, चाहे वह कन्या लग्न हो या बात सिंह लग्न हो। जी। कार्य तो एक ही जैसे हो गए ना। जी जी जी। कार्य एक ही जैसे हो गए, तब तो कार्य बदलने वाली बातें समाप्त हो गई। बिल्कुल। तो फिर कुंडली में जो समस्या है उस पर जोर दिया जाए। तो समस्याओं पर हम लोगों ने काफी चर्चा कर लिया। तो अब आप लोग जितने भी सदस्य भी कक्षा में जुड़े हुए हैं, पुनः सभी सदस्यों को यह मेरे तरफ से यह सुझाव है कि हम हमेशा उपायों के निचोड़ तक हम जाते हैं, तो एक रोज कम से कम पुनः आप सभी प्रयास करें कि उपाय के निचोड़ पर कैसे कहाँ तक हम लोग जा सकते हैं। ठीक। जी गुरुजी। तो अब कक्षा यहीं पे समाप्त की जाती है। साथ में हम कल एवं परसों 2 रोज कक्षा बंद रहेगा। कल भी हवन होंगे सभी ग्रहों के, केवल एक बृहस्पति ग्रह को छोड़कर शेष सभी ग्रहों का हवन होगा कल। क्योंकि हवन की संख्या काफी है, 50,000 के आसपास में हवन करना है, 51,000 एक दिन में संभव नहीं है। नहीं। और हम उसमें पूर्ण रूप से शांति से हवन करना चाहते हैं। यह यज्ञ मेरा नहीं है, यह यज्ञ आप सबों के सहयोग से आप लोगों के उन्नति समृद्धि के लिए हमने आयोजित किया है। यह हम आपको तो नहीं कह सकते, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि हम पर बहुत लोग इतना विश्वास करते हैं कि आप लोगों के सहयोग से आप लोगों के लिए यह यज्ञ हो रहा है, तो यज्ञ खूब बढ़िया से सफल हो। इसलिए यह 2 दिन आवश्यक रूप से क्लास बंद करना भी जरूरी है। फिर हम लोगों की कक्षा सरस्वती पूजा के दिन से शाम के समय से आराम हो जाएगा। आरंभ हो जाएगा। यदि सरस्वती पूजा के दिन भी बंद रहा तो फिर शनिवार के दिन एक दिन बीच में मिलेगा, फिर रविवार को क्लास। तो रविवार को जो सदैव से हम लोगों की रूटीन छुट्टी चल रही है वो चलती ही रहेगी, शुक्रवार शनिवार को हो। जी चलिए ठीक है। यदि किसी सदस्य को कुछ कहना हो तो कह सकते, अपनी बात रख सकते हैं।